वेलकम टू बिटनिंग। मेरे साथ है मिस्टर बंदुल बंसल। ये वही हैं जिनका एक बार याद है कि हमने एक बार सीरीज़ बनाई थी 5 वीडियो की, और जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स पे बात की थी, मैक्रो पे बात की थी। और मैं इनके साथ पॉडकास्ट फिर से रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन ये ना ऑनलाइन फॉर्मेट में बिलीव नहीं करते हैं। कहते हैं यार पॉडकास्ट वही होता है जो आमने सामने बैठ के हो। तो आज फाइनली ये पकड़ में आए हैं, तो इनके साथ भैया वी आर गोइंग टू शेयर लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली जो करंट मार्केट जो सिचुएशन है इस टाइम, कि इस टाइम मार्केट सिचुएशन क्या है। हम बुल मार्केट में हैं या बेयर मार्केट में हैं, ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज का क्या होगा, क्या फ्यूचर है। और हम लोग जो करंट मैक्रो एनवायरनमेंट है उसकी बात करेंगे, एंड प्रिवेसी की बात करेंगे, जो जी कैश और जो हमने देखा कि क्या प्रिवेसी 2026 में फिर से वो नरेटिव रह गया या वो नरेटिव डेड हो गया। 2025 में आया था, चला गया, जैसे और नरेटिव्स आते हैं, या 2026 में वापस से वो नरेटिव आएगा, एंड इट विल सस्टेन फॉर सम टाइम। इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये आज का बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए फिर चलते हैं, डायरेक्टली बंदुल भाई से बात करते हैं। वेलकम। Thank you, Kashif bhai. Thank you for calling me again and thank you for this wonderful introduction. बहुत आप ज़्यादा हम्बल मुझे फील कराते नहीं हो नहीं। बट ऐसा नहीं है। मैं ऑलवेज जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, चाहे वो ऑन कैमरा हो ऐसे पॉडकास्ट के फॉर्मेट में, या हमारी कभी कॉल हो या कभी बात हो या हम कभी मिलें, हाँ। आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू आवर कॉन्वर्सेशन बिकॉज मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नहीं बहुत नहीं, कुछ नया पता चलता है एंड आई मुझे भी ऑलवेज सेम लव। यार, द फीलिंग इज म्यूचुअल। बंदल बंदल भाई, मेरे को ये समझना है कि इस टाइम जो हमने लास्ट टाइम जो कन्वर्सेशन करी थी, आपको याद होगा उसमें एआई की बहुत बात हुई थी, और उसके इम्पैक्ट, और जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में किया था उसके दिखने भी लगे हैं, और वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टाइम हम मार्केट में जो सिचुएशन है, राइट, मैं देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री ना दो भागों में बढ़ गई है। एक कह रही है कि अभी हम बुल मार्केट आई नहीं थी तो बेयर मार्केट कहाँ से आ गई। तो अभी बुल मार्केट ही नहीं आई है। एक सेगमेंट तो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि अभी तो देखो लिक्विडिटी ने आना है, और ये जो 4 ईयर की साइकिल है ये ब्रेक हो गई है। और काफ़ी सारी क्लैरिटी आनी है रेगुलेटरी फ्रंट में, आपका मार्केट स्ट्रक्चर बिल आना है एंड ऑल दैट स्टफ। और यूएस के अंदर हमारा एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो बहुत बुलिश है क्रिप्टो को लेके। तो एक सेगमेंट तो ये है। एक सेगमेंट ये कह रहा है कि नहीं नहीं, वो 4 ईयर साइकिल एग्जिस्ट करती थी, हम ऑलरेडी बेयर मार्केट में हैं, बेयर मार्केट में हम जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी बिटकॉइन 70,000 या 65,000 US डॉलर के आसपास भी जा सकता है। तो एक तो आप कौन सी साइड पे हो, ठीक है, और आप कैसे देख रहे हो इस इंडस्ट्री को इस वक्त। भाई फॉर मी, मैं प्रॉब्ली ऑन द फर्स्ट साइड हूँ इफ आई हैव टू टेक अ हार्ड स्टांस कि 4 ईयर साइकिल ब्रेक हो गया है एंड मार्केट इज़ येट टू रैली। बट एट द सेम टाइम मैं ये कह रहा हूँ कि एक करेक्शन और आ सकती है, दैट्स वेरी नॉर्मल। हम्म। बट दैट डजेंट मीन कि हम लोग बेयर मार्केट में हैं, बिकॉज बेयर मार्केट की जो डेफिनेशन है वो तब है कि अगर मोस्ट ऑफ द ऑल्ट्स रैली कर चुके हों, और ऑल्ट्स की रैली अभी फ्रिंजेस में हुई है, कभी कोई कोई नया स्पेस आया, कोई नया नैरेटिव आया, कोई नई कैटेगरी आई वो बढ़ गई, या कोई पुरानी कैटेगरी बढ़ गई, बट ओवरऑल मार्केट जो एक मैक्रो लेवल पे वो मार्केट बड़ी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा मेट्रिक जो मेरे लिए है पर्सनली, इट्स इथीरियम। इथीरियम ने जो लास्ट उसका ऑल टाइम हाई भी था जो भी रिसेंटली आया, वाज जस्ट हायर देन इट्स हाँ 2021। हाँ। एंड इथीरियम इज़ अ वेरी वैलिड एसेट, हम उसको नकार नहीं सकते। मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट सीरीज में जो हमारे हुआ था उसमें भी ये बात बोली थी कि इथीरियम के बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। एंड आज भी अगर मैं एक कॉम्प्यूटेबल ब्लॉकचेन की बात करूँ, व्हेन आई से कॉम्पिटिशन ब्लॉकचेन, तो वो बिटकॉइन और मोनेरो जैसी या डोज जैसी चेन्स को हटा देते हैं पिक्चर से, जिसके ऊपर कंप्यूट करके आप बेसिकली डैप्स बना सकते हो, राइट, कुछ कंप्यूटेशन कर सकते हो, ट्यूरिंग कंप्लीट। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन इज ट्यूरिंग इनकम्प्लीट, तो इथीरियम इज ट्यूरिंग कंप्लीट, दैट इज कि उसके ऊपर आप और चीज़ें कोड करके और बना सकते हो। तो वो जो कॉम्पिटिशनल ब्लॉकचेन है, इथीरियम की जो सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन एग्जिस्ट करती है या कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, वो आज भी अनपैरेलल है। दो सोलाना इज़ कैचिंग अप, दो BNB इज़ कैचिंग अप, बट जिस लेवल पे उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, जिस लेवल के इंजीनियर्स हैं उसके ऊपर, जिस लेवल की कम्युनिटी है, जिस लेवल के AUMs हैं, और जिस लेवल के इथीरियम एज अ टोकन को हम DATs पे ऑब्वियसली बाद में डिस्कस करेंगे, बट जिस लेवल की उसकी एक्सेप्शन है वो किसी भी और L1 की जो कॉम्पिटिशनल हो वो नहीं है। तो अगर इथीरियम ने
25% कैगर नहीं दिया 2021 ऑनवर्ड्स से लेकर अब तक, उससे मैं बुल मार्केट मान ही नहीं सकता एज अ फाइनेंस गाय। अगर मैं बात करूँ right? तो दो पर्सपेक्टिव, मैंने आपको पहला पर्सपेक्टिव दिया एज अ वेब3 गाय कि वाई आई बिलीव इथेरियम इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, वाई 25% कैगर? बिकॉज 15% कैगर तो आपकी इंडियन स्टॉक मार्केट जैसी मार्केट दे देती हैं, 13-14% कैगर तो मेरे को लगता है लास्ट 5 सालों में गोल्ड ने दे दिया होगा, 10-12% कैगर तो आपको यूएस स्टॉक मार्केट दे देती है। तो इथीरियम जैसा विच इज अ स्लाइटली रिस्की एसेट, वो आपको 25% कैगर तो देगा ना। अगर मैं उस हिसाब से भी कैलकुलेट करूं तो इथीरियम ने अभी तक अपना वो प्राइस रेंज टच नहीं किया है, विच मेक्स इट वेरी अंडर वैल्यूड। और बुल मार्केट में जनरली जो एसेट्स होते हैं वो ओवर वैल्यूड से करेक्ट होने शुरू होते हैं, एंड देन वी गो टू अंडर वैल्यूड कैटेगरी, जिसको हम बियर मार्केट बोलते हैं, अगर मैं बहुत लेमन में फाइनेंस को समझाऊं। इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो बुल मार्केट आई ही नहीं है अगर मैं एक लौते इथीरियम को ट्रैक करते हुए चलूं। तो जब तक इथीरियम एटलीस्ट 25 CAGR नहीं देगा फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स, तब तक आप उसको बुल मार्केट नहीं बोल सकते, बुल मार्केट का पीक नहीं बोल सकते। और अगर आप मुझे बोलो कि बुल मार्केट आई थी और आकर के ख़त्म हो गई और इथीरियम अपने ऑल टाइम हाई, मतलब इथीरियम अपनी राइटफुल वैल्यूएशन पे नहीं गया, वो बहुत अटपटा है सुनना एज अ फाइनेंस पर्सन, एज अ क्रिप्टो पर्सन। बिकॉज एज वेब3 गाइज, यू एंड मी, हम तो इथीरियम की इंपॉर्टेंस जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इट्स नॉन रिप्लेसेबल। वो मार्केटिंग के लिए तो सब एलवंस बोल रही हैं कि यार हाँ इथीरियम इज़ रिप्लेसेबल, हम लोग फ्लिपिंग कर देंगे इथीरियम की, इथीरियम के नंबर ऑफ यूजर्स गिर गए हैं, इथीरियम का ये हो गया, इथीरियम का हो गया, बट इथीरियम इज इम्प्रूविंग विद एवरी सिंगल डे, एंड कम्युनिटी इज स्ट्रॉन्ग एंड चेन इज स्ट्रॉन्ग। कोई मेजर आउटरेज नहीं है, कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई बड़ा हैक नहीं हुआ, तो देर इज़ नो रीज़न कि इथीरियम अपने इस राइट वैल्यूएशन पे ना जाए बिना बियर मार्केट शुरू हो जाए। तो फॉर मी टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो दैट्स वाई आई एम ऑन द साइकिल कि 4 ईयर साइकिल टूट गया है, मार्केट अभी तक बुल मार्केट में नहीं गई है, बुल मार्केट में जाएगी इथीरियम की राइटफुल वैल्यूएशन के बाद, जब इथीरियम भी ओवर वैल्यूड होगा, या फिर इथीरियम एटलीस्ट अपनी राइट वैल्यूएशन पे होगा एंड बाकी ऑल्ट्स कॉइन ओवर वैल्यूड हो जाएंगे या फिर रैली करेंगे हार्ड, एंड तो उसके बाद मैं कहूँगा कि हाँ जी मार्केट इंटरेस्टिंग। यू डिडंट सेड कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा, यू सेड फॉर यू आर टेकिंग इथेरियम एज अ बेंचमार्क। यू डिडंट सेड कि बिटकॉइन को मैं देख रहा हूँ। ये पहली बार मैंने कोई बड़ा यूनिक एस्पेक्ट है ये। बिटकॉइन की तो बुल मार्केट, बुल रैली हम एक देख चुके हैं, एंड दैट वाज फ्यूल्ड बाय इंस्टीट्यूशंस नॉट रिटेल। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डिस्क्लेमर दिया था कि आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशनल चेंज, वो चेंज जो नॉन ट्यूरिंग कंप्लीट है, ट्यूरिंग इनकम्प्लीट नहीं है, राइट? बिकॉज विद DATs एंड ऑल दीज इंस्टीट्यूशनल मनी कमिंग इन, तो वो बिटकॉइन को पकड़ रही है, इससे बिटकॉइन तो रैली कर गया है और बिटकॉइन करेक्ट भी हुआ उसके बाद, तो लोगों को लग रहा है अच्छा बुल मार्केट आई सिंस बिटकॉइन रैलिड एंड बिटकॉइन दोबारा करेक्ट हो गया, तो बियर मार्केट है स्टार्टेड। तो मैं इसीलिए बता रहा था कि द कॉन्ट्रारियन व्यू ऑन दिस इज कि आप सिर्फ बिटकॉइन को ट्रैक ना कर करके साथ में इथीरियम को भी ट्रैक कीजिए, इथेरियम को भी बिकॉज ऑल्ट कॉइन के लिए मेरे को लगता है कि बिटकॉइन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इथीरियम होगा, बिकॉज इथीरियम के ऊपर अगर आप टॉप 100 अभी आप हम कॉइन को खोलते हैं, लेट्स डू एम वन एक्सरसाइज, या फिर आप अपने आपके व्यूअर्स कर सकते हैं ये एक्सरसाइज, इट्स अ वेरी फन एक्सरसाइज, आई ऑलवेज डू इट। आप टॉप 100 कॉइन्स खोलिए, कॉइन गेको, कॉइन मार्केट कैप, व्हाटएवर यू लाइक, उसमें देखिए कितने ERC20 टोकन हैं, ये कितने ERC कॉइन्स हैं, यू विल गेट एन आइडिया कि इथीरियम के ऊपर मार्केट कितनी डिपेंडेंट है। एंड देन आपको बहुत सारे तो DeFi कॉइन्स भी मिल जाएंगे, राइट? आवे मिल जाएगा, यूनी मिल जाएगा, एंड ऑल दीज, स्काई है अभी बहुत, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स, ये कॉइन आपको मिल गए। एंड देन आप ये देखिए कि जो बाकी के L1s हैं उनमें से कितने EVM कंपैटिबल हैं, वो भी आपको फिर आपको आप देखोगे अच्छा 70% ऑफ मार्केट बिलोंग्स टू इथीरियम इन दिस केस। तो वो आपका एक पर्सपेक्टिव जो है वो आपको समझ आएगा कि वाई इथीरियम इज सच एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक। तो मेरे को लगता है बुल मार्केट को ट्रैक करने के लिए जो दो इंपॉर्टेंट मेट्रिक है वो बिटकॉइन एंड इथीरियम है। बिटकॉइन तो फॉर श्योर है ही है। मैंने यू से कि 4 ईयर साइकिल और इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को दो तरीके से लोग डिबेट है इस टाइम कि इंस्टीट्यूशंस जब भी किसी एसेट क्लास में एंटर करते हैं तो उस एसेट क्लास का वैसे ही हाल हो जाता है जैसे गोल्ड का है।
जो ट्रू वैल्यू होती है उस एसेट की वो कभी निकल के नहीं आ पाती है. इंस्टीट्यूशंस में जनरली जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ब्लैक रॉक है, या क्योंकि फ्यूचर्स में सबसे बड़ी होल्डिंग्स इनकी होती हैं और डेरिवेटिव की मार्केट्स को ये लोग गवर्न करते हैं, तो ऑप्शन सेल करते हैं. है ना. तो ये फ्यूचर में ये सेल कर देते हैं अगर कोई, और उसको फिर एकदम जैसे हमने पीछे देखा है कि एकदम इतनी लिक्विडेशन हुई तो स्पॉट में उसको फिर बाय कर लेते हैं. और ज़्यादातर बाइंग एंड सेलिंग इनकी ओटीसी डेस्क पे होती है. जब बाय कर रहे होते हैं तो प्राइस में इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन जब सेल होता है तो उसका इम्पैक्ट आता है. मतलब जब से इंस्टीट्यूशंस आए ना, मैं देख रहा हूँ द अमाउंट ऑफ लिक्विडेशन हैज़ बीन लाइक काफ़ी बड़ा लिक्विडेशन होता है. एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो प्राइस है उसमें कहीं ना एक वॉलेटिलिटी में जो स्टैटिस्टिक्स बताती हैं बहुत कम वॉलेटाइल हो गया. वॉलेटिलिटी जो जिसको लोग पहले जिसको ये कहते थे ना कि वॉलेटिलिटी है, ये एसेट क्लास अच्छी नहीं है, आज वो उन वॉलेटाइल दिनों को याद करते हैं कि यार ये तो वॉलेटिलिटी नहीं है, तो ये तो रेगुलर एसेट की तरह हो गया. इट इज़ लाइक स्टॉक, इट इज़ लाइक गोल्ड. और जबकि मुझे अभी भी लगता है कि इतने छोटा एसेट क्लास है अभी भी, अगर इन कंपैरिजन टू गोल्ड, कि ये इतना ज़्यादा स्टेबल कर दिया इंस्टीट्यूशंस ने आके. यू थिंक इट इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? हाउ डू यू सी द इंस्टीट्यूशंस एंट्री? बिकॉज ये इसमें काफ़ी डिबेट चल रहा है ऑलरेडी. भाई मैं इसको ना गुड देखता हूँ ना बैड देखता हूँ. मैं इसको देखता हूँ इनएविटेबल, कि ये होना ही था. यू थिंक कि पहले आ गए, थोड़े बाद में आए थे? नहीं, मेरे को लगता है कि वो प्राइस रेंज पे आना था, उस प्राइस पे जहाँ पे उनके लिए सेंस बननी शुरू हो जाती है. तो वो इनएविटेबल ही था इंस्टीट्यूशंस का आना. गुड और बैड, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग बैड फॉर द मार्केट्स एंड एवरीबडी इज अ विक्टिम ऑफ ऑल दिस व्हाट्स हैपनिंग. बट एट द सेम टाइम ये होना ही था. इट वाज इनएविटेबल. कॉन्ट्रारियन, व्हाट वी हैव टू सी इज कि ये लोग भी ज़्यादा देर सस्टेन नहीं. लिक्विडिटी हंटिंग कितनी देर कर लेंगे लोग? या तो लिक्विडेट हो जाएंगे या फिर लोग मार्केट छोड़ देंगे. आप और मैं, वी ट्रैवल द वर्ल्ड, वी गो टू ऑल दिस कॉन्फ्रेंसेज. कितने लोगों से मिलते हैं जो अब बोल रहे हैं कि यार आई एम डन विद मार्केट, अब मैं सिर्फ बिल्ड करूंगा, आई वोंट टेक एनी पोजीशन, आई वोंट ट्रेड बिकॉज मार्केट्स आर नॉट फेयर एनी मोर. ये बात आपने पिछले 3 सालों में कितनी बार सुनी होगी? न्यूमरस, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. काफ़ी बार. और बहुत सारे, ऑब्वियसली आप भी नहीं लोगे नाम, मैं भी नहीं लूंगा, बट वेटरन से भी सुनी होगी, है ना. वो लोग जो 10-10 साल से स्पेस में हैं, दे आर ऑल्सो सेइंग ऑल दीज थिंग्स. तो ये बात क्यों कर रहे हैं लोग? तो इससे होगा क्या? ये इम्पैक्ट कर रहा है इंस्टीट्यूशंस का ही गेम प्ले. तो एट द एंड वो अभी लिक्विडिटी हंटिंग कर रहे हैं बिकॉज लिक्विडिटी वॉज अवेलेबल इन द मार्केट. लोग अनअवेयर थे, लोग अनप्रिपेयर्ड थे, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस थिंग. इज इट बैड? Yes, it's bad. Is it wrong? Yes, it's wrong. But it's part of the game. तो इंस्टीट्यूशंस का आप हिस्ट्री उठा के देख लो, तो उन्होंने यही किया है हर एसेट. जस्ट अनदर थिंग फॉर योर ऑडियंस, सर्च अबाउट सिल्वर थर्सडे. आप पढ़ो सिल्वर थर्सडे में क्या हुआ था. इट्स 1979-1980 का एक इवेंट है व्हेन सिल्वर वेंट ब्लास्टिक एंड यूएस गवर्नमेंट इंटरवीन्ड एंड उन्होंने अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के रूल्स तक बदल दिए थे जस्ट टू सेफगार्ड यूएस इकोनॉमी एंड डू ऑल दैट स्टफ. उसको हम ब्लैक डे बोलते हैं सिल्वर कमोडिटी मार्केट में. तो उसको सिल्वर थर्सडे बोलते हैं. इट्स अ वेरी गुड इवेंट. उसके विकीपीडिया पे मिल जाएगा एक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट इट. तो आप वो पढ़िए. तो वो सिमिलर चीज़ ही हो रही है जो सिल्वर थर्सडे 1979-1980 में हुआ, वो आज हम वैसा कुछ बिटकॉइन में होते हुए देख रहे हैं. भाई दीज मार्केट फोर्सेज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ट्रेजरीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट्स हैं, दे विल इंश्योर कि मार्केट दोबारा से उतनी हैपनिंग हो जाए एंड द रिटेल मनी शुड कम इन. बिकॉज इंस्टीट्यूशन कब तक खुद में खेलते रहेंगे. अल्टीमेटली दे नीड रिटेल मनी. और वो, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कब तक टिका रह सकता है. सो अंडरस्टैंडिंग दिस मार्केट एट दिस जंक्चर, अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई वॉन्ट एडवाइज योर ऑडियंस फॉर द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, बट मैं अपना केस बता सकता हूँ. I'll be well placed in the bigger and safer altcoins. Majority in 80% in Bitcoin, so to say. Another 15% in tier 1 altcoins. When I say tier 1 altcoins, for me it's Ethereum, Monero primarily. At this juncture, एक time पे Doge हुआ करता था, but I exited Doge long back. We had this conversation before also. तो यही है. And then 5% जहाँ आपका दिल माने.
तो if you do this and abstain from futures and options at this juncture, or even if you are very tempted to do futures and options, वो आप अपने remaining 5% से करिए. 95% should be in the safer assets, 80% in Bitcoin. If you are placed like this, तो जब भी ये market forces turn करेंगी, तो there is high probability you will make very good money. Because जब ये उस direction में भी market forces जाएंगी, तो they'll make sure कि वो चीज़ें बढ़ें. व्हाट डू यू थिंक के जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, फिर इंस्टीट्यूशंस बाई भी कर रहे हैं, चाहे आप माइक्रो स्ट्रैटेजी को देख लो, ब्लैक रॉक में ETF में आप अकोमुलेशन देख लो, कॉइनबेस का देख लो, कस्टोडियंस में अगर आप देखो तो सारा का सारा बिटकॉइन कॉइनबेस ही होल्ड कर रहा है. यू थिंक ये जो सेंट्रलाइजेशन हो रही है इस टाइम, चाहे वो कस्टडी की या कुछ ही इंस्टीट्यूशंस के जो प्लेयर्स हैं वो बाय कर रहे हैं, डज दैट वरी यू एट टाइम्स कि यार ये कि सेंट्रलाइजेशन अल्टीमेटली तो ये सतोशी की विजन नहीं थी, बट क्योंकि फ्री मार्केट है मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस रिटेल से बहुत जल्दी आ गए. हमने ने यार आपको याद है, आप तो सेंस इतने पुराने हो, याद है कि हम लोग ये कहते थे इंस्टीट्यूशंस कब आएंगे, तो हम कहते थे यार 10 साल तो लगेंगे. इतना पुराना नहीं हो भाई, 2016 से नहीं, हूँ. 2016 तो 2016 से 2017 में हम सोचते थे तो हाँ 10 साल लगेंगे, तो हम कहते थे इंस्टीट्यूशंस का आना शुरू होगा. यहाँ तो पता है, यहाँ तो आप मुझे बताओ कौन सा रह गया, टेल मी. मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर ब्लैक रॉक आ गया ना तो समझो कि ऑलमोस्ट फिर हमें बेंचमार्क करने की जरूरत नहीं कि वो आएगा या वो रह गया. मैं कहता हूँ यहाँ पे हुआ ये कि सबसे बड़ा महान प्लेयर ही उतर गया गेम में. एक्चुअली होना ये चाहिए था, पहले ये आता छोटे छोटे आते छोटे छोटे, फिर उसके ब्लैक रॉक ने बोला तुम आते रहना. मैं डज दैट वरी यू कि इतना बाइंग, इतना सेंट्रलाइजेशन, सब चीज़ें ये क्या कल को लगता है कि गेम को ही चेंज कर देंगे, रूल्स को चेंज कर देंगे? अब कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करके कल को फोक भी कर सकते हैं. ऑल दोस काइंड ऑफ थ्योरीज दे कम अप. भाई, टू आंसर योर क्वेश्चन, डज दैट वरी मी? इन शॉर्ट टर्म यस, इन लॉन्ग टर्म नो. पहले मैं लॉन्ग टर्म बताता हूँ कि वाई नो. आपने मानसा मूसा की स्टोरी सुनी है? नहीं. सो मानसा मूसा एक अफ्रीकन किंग था. ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ इन द हिस्ट्री. हिस्टोरिकली सबसे अमीर आदमी अगर जो डॉक्यूमेंटेड है, एक आदमी रहा है तो वो मानसा मूसा रहा है. एक टाइम पे उसके पास गोल्ड की बहुत ज़्यादा सप्लाई थी. आई गेस आई माइट बी रॉन्ग अबाउट द नंबर्स, बट प्रॉब्ली 30-40% ऑफ ग्लोबल गोल्ड उसके पास था. वो एक बार अपने मक्का के लिए गया एंड देन उसमें वो देते हैं, मतलब देते थे उस टाइम पे किंग्स ना, जब जाते थे तो लोगों को बांटते हुए जाते थे गोल्ड. ही डिस्ट्रीब्यूटेड दिस मच गोल्ड के गोल्ड का बेयर मार्केट आ गया. सिंगल मैन इतना ज़्यादा गोल्ड होल्ड करता था. बट क्या आज के टाइम पर वो इवेंट इम्पैक्टफुल है? नहीं. आपको मानसा मूसा पता भी नहीं था, मानसा मूसा की कोई बात भी नहीं करता, क्योंकि गोल्ड कोई एक्यूमुलेट कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है. गोल्ड कोई माइन नहीं कर सकता. इफ़ यू स्पेंड इट, यू स्पेंड इट. इट वॉज अ न्यूट्रल एसेट, इट वॉज अ सॉवरन एसेट. सॉवरन एसेट की तो डेफिनेशन ही ये है ना कि उसे कोई और बना नहीं सकता. उसी तरह से बिटकॉइन है, कोई भी एक्यूमुलेट कर ले. ब्लैक रॉक कर रहा है, वेरी गुड फॉर देम. इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट करना चाह रही है, माइक्रो स्ट्रैटेजी कर रही है, गुड फॉर देम. शॉर्ट टर्म में यस, मैं शॉर्ट टर्म पे आता हूँ, बट लॉन्ग टर्म में एट सम जंक्चर दे विल सेल. जब टेस्ला आई थी, अगर आपको याद हो लास्ट रैली में, जब उन्होंने बोला था कि यू कैन पे इन बिटकॉइन एंड बाय योर कार, तो लोग बहुत वरीड थे कि टेस्ला इतने की सेल करती है, वो सारी बिटकॉइन में आएगी तो दे विल होल्ड अ लॉट ऑफ बिटकॉइन. बट उन्होंने दे रिवर्स्ड इट और कुछ भी नहीं हुआ उससे. उसी तरह से ये लोग भी है, लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करेंगे, बिकॉज बिटकॉइन इज अ सॉवरन एसेट. वही उसकी डेफिनेशन है इन फाइनेंस एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, गोल्ड के जैसी. क्योंकि दे कांट माइन इट. वो 21 मिलियन है, 21 मिलियन ही रहेगा. शॉर्ट टर्म में येस, बिकॉज शॉर्ट टर्म में जो ये मैनिपुलेशन जो हम देख रहे हैं, जो लिक्विडेशन हम देख रहे हैं, पंप्स एंड डंप्स देख रहे हैं, वो ज़्यादा एविडेंट हो जाएंगे. तो शॉर्ट टर्म में येस इट वरीज मी. लॉन्ग टर्म में आई एम रेस्ट एश्योर्ड, बिकॉज मेरे को लगता है ये मानसा मूसा वाली स्टोरी है मोर और लेस. यू थिंक कि
जो डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज हैं, जो इसमें हमने अभी एक इतना क्योस देखा कि माइक्रो स्ट्रैटेजी कहता था कि बिटकॉइन को कभी नहीं बेचेगा, बट उसके ही एक एग्जीक्यूटिव ने बोला कि हो सकता है कभी वो फ्यूचर में बेच भी सकते हैं। ये पहली बार सुनने को मिला। एक पूरा नरेटिव चला है माइक्रो स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट कि आज नहीं तो कल वो बेचेगा माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है वो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अस कि यू थिंक जो बाकी बिटकॉइन को देख के बाकी डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज भी आई हैं, अभी पीछे कितना एक्साइटिंग नरेटिव था, कोई भी अनाउंसमेंट कर रहा था कि अब ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी मेरा टोकन बाय करेगी तो वो उसका टोकन बढ़ जा रहा था, बट अब मैं देख रहा हूँ कोई डैट्स की बात ही नहीं कर रहा है और कोई नया टोकन अब डैट्स नहीं ढूंढ रहा। पहले सुनने में आ रहा था कि हर कंपनी के पास 12 कंपनियां आ गई हैं जो उनके टोकन्स को बाय करेगी। अगेन हाउ डू यू सी कि डैट्स का फ्यूचर है या ये भी एक नरेटिव था और इट्स डेड, या आपको लगता है कि नहीं एक दो डैट कंपनियां बचेंगी अल्टीमेटली, चाहे वो इथेरियम की हो या बिटकॉइन की हो, बट नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दिस थिंग? भाई माइक्रो स्ट्रैटेजी पहले डैट्स का थोड़ा डिफरेंट है केस मेरे हिसाब से। माइक्रो स्ट्रैटेजी का तो यार ये है कि नाउ इट्स अ ट्रेडिंग फर्म, कि माइक्रो स्ट्रैट और वो ट्रेड करते हैं बिटवीन माइक्रो स्ट्रैटेजी शेयर एंड बिटकॉइन। अगर माइक्रो स्ट्रैटेजी का शेयर ज़्यादा होगा तो इट मेक्स सेंस फॉर देम कि वो उसको बेचें, उसके ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर आएँ और उससे जो पैसा आएगा उससे बिटकॉइन खरीदें। बट एक टाइम आएगा जब माइक्रो स्ट्रैटेजी का शेयर और उसका जो लेवरेज है या उसके बीच का जो डिफरेंशियल है वो जब वो कम हो जाएगा तो देन दे विल सेल बिटकॉइन एंड देन दे रीपे देयर लोन्स और व्हाट्सएवर जो उन्होंने लिया माइक्रो स्ट्रैटेजी का, यहाँ पे अपने शेयर बाय बैक करेंगे। तो वो चलता रहेगा लॉन्ग टर्म में। हाँ, उससे प्राइस फ्लक्चुएशन और ऑब्वियसली मार्केट करेक्ट होगी, बिकॉज एक बड़ा प्लेयर जब ये इस तरह की ट्रेडिंग करता है तो इट इम्पैक्ट्स द मार्केट, बट अगेन इट्स पार्ट ऑफ द गेम, तो नॉट अ वरी समथिंग। डैट्स मेरे को लगता है दे आर हेयर टू स्टे। ऑब्वियसली वो जो हाइप वाला आप कह रहे हो वो एक बन जाता है बीच बीच में, बट ओवरऑल जहाँ पर भी पैसा है, फ्री कैश फ्लो है या फिर एक फ्री मनी पड़ी हुई है जो डिप्लॉयड है, तो अगर आपके पास पैसे आज आप एक कंपनी चलाते हो, आपके पास $100 बिलियन की ट्रेजरी है, आपके पास एक ऑप्शन तो आप यूएस बॉन्ड्स खरीद लो, उसके बाद 4% रिटर्न लाओ। पर अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन लेकर के आकर के मैं 15% या 20% CAGR बना सकता हूँ एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग दिस 15% या 20% CAGR इज़ वेरी हाई, तो आप बिटकॉइन लोगे। तो जहाँ पर भी फ्री मनी होगी, डैट्स विल नॉट मेक सेंस जहाँ पर आप लोन ले करके या फिर अपने शेयर्स को बेच करके सिर्फ बिटकॉइन लेने के लिए रेस कर रहे हो, जो माइक्रो स्ट्रैटेजी कर रहा था। बट हाँ, आपका सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, यू आर सेलिंग योर सॉफ्टवेयर, या एप्पल जैसी कंपनीज हैं जिनके पास ट्रेजरीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो वो अपनी ट्रेजरी की एक छोटी एलोकेशन, एक बड़ी एलोकेशन डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क एपेटाइट, दे विल गिव इट टू बिटकॉइन और क्रिप्टो इन जनरल। तो डैट्स उस सेंस में मेरे को लगता है चलेगा, क्योंकि जहाँ पर भी फ्री पैसा होगा, एक्स्ट्रा पैसा होगा, जहाँ पर ट्रेजरीज होंगी वहाँ पर इट विल ऑल, और जब मैं बोल रहा हूँ जहाँ पर भी ट्रेजरी होंगी, मैं सॉवरन बॉन्ड्स की बात भी कर रहा हूँ, मैं सॉवरन वेल्थ फंड्स की बात भी कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट्स की बात भी कर रहा हूँ, मैं SIPs की बात भी कर रहा हूँ, और मैं प्राइवेट कंपनीज की ट्रेजरीज की बात भी कर रहा हूँ। तो दे नीड टू हैव सम एलोकेशन टुवर्ड्स बिटकॉइन, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एट ऑल इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन एट दिस स्टेज, तो वो बहुत रिस्की है आपकी कंपनी के लिए, बिकॉज इट्स अ फास्ट ग्रोइंग मार्केट। तो मैं डैट्स को ऐसे देखता हूँ कि वो कंपनी का काम सिर्फ बिटकॉइन खरीदना नहीं होगा, उसका काम कुछ और होगा, बट उनके पास जो भी फ्री कैश फ्लो होगा उससे वो एक अपनी ट्रेजरी मेंटेन करेंगे, जो भी फिलॉसफी को वो बाय करेंगे। मतलब यू आर सेइंग कि हर कंपनी माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरह नहीं बन सकती। हाँ, बेसिकली डैट्स में तो कंपनी बाय कर रही हैं और सिर्फ होल्ड कर रही हैं। हाँ, सिर्फ उनका वही बिजनेस प्लान नहीं हुआ है। मैंने एक बार अभी रिसेंटली बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में CZ से ही क्वेश्चन पूछ लिया था, तो उसने ये एक और नया पर्सपेक्टिव दिया। उसने बोला कि डैट्स का जो नरेटिव है ये बहुत नई चीज़ है, बहुत सारे लोग एंट्री करेंगे, 90% विल डाई, 95% डैट्स कंपनी विल बी ओवर। बट उसने बोला कि कुछ सर्वाइव करेंगे, और ये हर इंडस्ट्री में होता है, बहुत लोग एंटर करेंगे और कुछ सर्वाइव करेंगे। बट इसमें भी उसने एक चीज़ बोली कि माइक्रो स्ट्रैटेजी तो एक अलग ही केस है, वो तो बिटकॉइन को बाय कर रहा है और उसके ऊपर अब वो एक नया एक तरीके का बैंकिंग सिस्टम बना रहा है, बिटकॉइन के ऊपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बना रहा है। ही सेड कि एक जो डैट्स
उन क्रिप्टो को बाय कर रही है जिस पे स्टेकिंग है, जैसे कि इथेरियम है। आज टॉमली अगर ईथ को बाय कर रहा है, बिटकॉइन बाय कर रहा है, तो वो स्टेकिंग भी कर रहे हैं और स्टेकिंग से ही वो इनकम इतनी जनरेट करेंगे, तो ऑपरेटिंग इनकम बहुत ज़्यादा उस कंपनी में शो होगी। तो किसी भी कंपनी की अगर ऑपरेटिंग इनकम बढ़ जाती है तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प दैट स्टॉक कि यार इनकम हो रही है। आज आज अगर 5% सप्लाई टॉम ली के पास आ जाती इथेरियम की, तो और वो जो स्टेक करता है तो स्टेक से कितनी बड़ी इनकम जनरेट होगी। सिमिलरली इट गोज फॉर सोलाना, इट गोज फॉर BNB एज वेल। सो ही सेड कि ये देखना पड़ेगा कि जो डैट्स की जो सस्टेनेबल जो दूसरे एसेट क्लास में जो कंपनीज जा रही हैं वो कौन सा डैट क्रिप्टो ले रही हैं, फिर उसमें वो स्टेकिंग इनकम कितनी जनरेट हो रही है और वो स्टेकिंग इनकम कैसे हेल्प कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑपरेटिंग इनकम और उनके जो बॉटम लाइन है उसको ग्रो करने में। आई थिंक दैट काइंड ऑफ ब्लू माई माइंड with the fact that okay, there are going to be two DATs, one going to be DAT like MicroStrategy and there is not going to be anyone like MicroStrategy. So Bitcoin का I think मुझे लगता है कि MicroStrategy और MetaPlanet are going to be like 2-3 examples. And अब आपका 21 million आया है and couple of them. But जो बाकी क्रिप्टो के जो डैट्स हैं उसमें यील्ड जो आपका स्टेकिंग के थ्रू जो आना है, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट। श्योर भाई। ये तो है ही है ऑब्वियसली कि इनकम जनरेटिंग एसेट्स अलग होंगे और हमारे ट्रेजरीज अलग होंगे, तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। अगर आप अपनी ट्रेजरी से एक ऑपरेटिंग इनकम चाहते हैं तो देन दीज विल मेक सेंस। मैंने आपको इसलिए बोला ना कि आपको इथेरियम को अलग बास्केट में रखना पड़ेगा जो हमारी बिल्कुल आई थिंक स्टार्टिंग में आपने योर बेंचमार्क वाज राइट। आई थिंक तो यू आर राइट इन अ सेंस। आई काइंड ऑफ मैंने इसीलिए बोला था, मैंने पहली बार सुना कि कोई ये कह रहा है कि मेरा तो राइट वे टू लुक एट बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट डजंट स्टार्ट फ्रॉम बिटकॉइन, बिकॉज इफ यू थिंक कि बिटकॉइन बढ़ के वापस आ गया तो बेयर मार्केट आ गई, नहीं। आई थिंक द राइट वे टू लुक एट कि अभी तक ऑल्ट कॉइन्स जो कि इथेरियम से शुरू होते हैं, हाँ, वो उस एक्सट्रीम ग्रीड की कैटेगरी में गए कि नहीं, अभी तक नहीं गए। नहीं गए। और जब तक एक्सट्रीम ग्रीड की कैटेगरी में हम एंटर ही नहीं हुए तो एक्सट्रीम फियर कहाँ से आ गया। वही तो वही तो इसीलिए इथेरियम इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अब अभी जैसे आपने जब डैट्स को भी कैटेगराइज किया तो यू प्रूव्ड माय पॉइंट राइट कि आपने या सीजी का जो आपने पॉइंट कोट किया कि दो तरह के डैट्स होंगे, तो आपने जब दो तरह में बांटा तो उसे एक इथेरियम जो कि इनकम जनरेटिंग होगा बिकॉज वो प्रूफ ऑफ स्टेक है और कॉम्पिटिशनल है, और दूसरा बिटकॉइन जो प्रूफ ऑफ वर्क है। बेसिकली तो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का ही है ना, अगर मैं बहुत फिलोसफिकल लेवल पे इसको ले जाऊँ, है ना। तो प्रूफ ऑफ वर्क ऑब्वियसली इट्स बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू, मोर सॉवरन, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क है उसके लिए एनर्जी एक्चुअल में स्पेंड हो रही है। बट अगेन प्रूफ ऑफ स्टेक सिंस इज मोर वर्सेटाइल कैन गिव यू ऑपरेशनल इनकम एंड इज कॉम्पिटिशनल, इज ट्यूरिंग कंप्लीट। तो ये सारे ऑप्शंस जो आपको देता है, तो डैट्स में भी वो दो कैटेगरीज हुई, तो हर चीज़ में ये दो ही सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज और पॉइंटर्स बनने वाले हैं आपको स्टडी करने के लिए। टेल मी वन थिंग, 1 मिलियन कॉइन से ऊपर बताते हैं कि इस टाइम, कोई तो कहता है कि 1 मिलियन 2 मिलियन कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स हैं। ये भी क्लैरिटी के सब नहीं चलेंगे। अच्छा, जो बचे हालत तो उनकी भी ख़राब है, चाहे मैं टॉप 20 में आ जाता हूँ, टॉप 25 पकड़ लो आप, कॉइन मार्केट कैप कॉइन गैको में 70% डाउन है। आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ लो 70% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। आप इथेरियम तक में आ जाओ वो भी डाउन है। व्हाट इज़ द लाइक, ये कन्विक्शन एक नॉर्मल बंदा जो इस इंडस्ट्री में है वो कहाँ से लेके आए कि नहीं थिंग्स विल बी फाइन? बिकॉज आप कभी मेरे ना यूट्यूब पे आके कमेंट्स पढ़ो, सर बर्बाद हो गया, सर लुट गया, सर कब आएगा ऑल्ट कॉइन्स, सर ये आप ये क्या बोलते रहते हो बिटकॉइन बिटकॉइन, सर मेरे कॉइन का बताओ। मुझे बहुत तकलीफ भी होती है कि वो कॉइन उसका डिसेंट होता है, लेकिन मैं जैसे एक एग्जांपल दूँ पॉलीगॉन का, मैं चलो कॉइन का एग्जांपल लेता हूँ। यू नो पॉलीगॉन हैज़ बीन मेकिंग सम डिसेंट अनाउंसमेंट्स, रेवोल्यूट से लेके मास्टर कार्ड से लेके आर्क से लेके स्टेबल कॉइन में उनका आप शेयर देख लो कि जितना स्टेबल कॉइन का जो मूवमेंट हो रहा है, इट्स अ गो टू चेन। ठीक है, टीम अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है, रोड मैप अच्छा है, पार्टनरशिप्स अच्छी हैं, यू नेम इट एंड दैट मैट्रिक्स दे आर फुलफिलिंग। एंड ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब आई एम येट टू नेम फ्यू, बट पॉलीगॉन की कैटेगरी जैसे बहुत सारे ऐसे और कॉइन्स हैं। सामने वाला जो इन्वेस्ट करके बैठा है वो कह रहा है भाई मेरे को तो कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही,
कैसे समझाओगे लोगों को कि यार ये इंडस्ट्री में यू नीड टू कीप पेशेंस, और वो पेशेंस भी कितना, और क्या लगता है फ्यूचर में यू अग्री कि ऐसे लोग सफ़र कर रहे होंगे? क्योंकि मैं तो दिन रात देख रहा हूँ। भाई मैं भी देख ही रहा हूँ, मतलब सिंस आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, तो सेम ही बात है, पीपल आर सफरिंग फॉर श्योर। बट अब है क्या ना, मार्केट इज सो अनसर्टन, इंडस्ट्री इज अनसर्टन। सो आप कितने भी अच्छे फंडामेंटल्स हो, मेरे को लगता है एक टाइम पे FTX के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे। आई लॉस्ट बिग मनी इन FTX, मैंने लास्ट आपके पॉडकास्ट सीरीज में बताया भी था। सब कुछ अच्छा था, इट वाज लाइक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेंट्रलाइज एक्सचेंज अक्रॉस द वर्ल्ड। तब फाउंडर बहुत अच्छा लगता था, सब कुछ ऑन द आउटसाइड एवरीथिंग वाज हंकी टोरी, बट स्टिल वी लॉस्ट एवरीथिंग इन FTX। लूना इज अनदर केस, मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स के पैसे गए लूना में। हमें वो, मेरे को लगता है दैट वाज द डार्केस्ट फेज ऑफ Web3 प्रोबेबली जो मैंने देखा है। उससे पहले ऑब्वियसली 2014-2015 में कुछ कुछ सीन्स हुए हैं, बट मैं 2016 में आया, उसके बाद दैट वाज द डार्केस्ट फेज जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया। एक मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। सो दैट्स वन ऑफ द केस। तो फंडामेंटल्स के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डाइवर्सिफाइड। तो पॉलीगन के फंडामेंटल्स आपको जितने भी अच्छे लगे, अगर आपका 80% पोर्टफोलियो पॉलीगन है ना, तो देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग। कोई भी ऑल्ट कॉइन आपका कितना भी ज़्यादा कन्विक्शन हो, शुड नॉट बी मोर देन 3-4%। शुड, मतलब ये मैं बहुत ही पीक हायर साइड पे बात कर बहुत रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हो आप, 3-4%। मैक्स। बिकॉज मेरे को लगता है 50-80% तो आपका बिटकॉइन होना चाहिए। एंड इवन आफ्टर इथीरियम रैली, जब ऑल्ट कॉइन्स रैली करना शुरू करेंगे, तब भी वो लोएस्ट 40-50% पे ही आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन शुड गो टू बिटकॉइन। एंड सिंगुलर ऑल्ट अगर आपका 3-4% से ज़्यादा है, चाहे वो कितना ही अच्छा है, चाहे आप उसमें कितने ही बोली, कितना ही मतलब उसके अंदर कन्विक्शन आ जाए, हाँ ताकि सतोशी खुद आसमान से आके बोल कह दे दे, हाँ ये वो ऑल्ट कॉइन है, तो हाँ, भी नहीं। तो हाँ मेरे लिए वो मनेरो है। आई बिलीव, मैंने आपको पहले भी बोली है बात, यू नो इट फ्रॉम नहीं, फ्रॉम वो लॉट। ठीक है। बट मैं बोलूँगा, मैं तब भी उसमें आई वोंट कीप इट मोर देन 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो में रहा हूँ। हाँ, अच्छा तो ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी कन्विक्शन है हाँ उसमें भी आप 5% से ऊपर नहीं हो। नहीं जाऊँगा, हाँ, तो मतलब दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट 5% है। मतलब मेरे लिए। और मैं हाँ, कह रहा हूँ कि आइडली 5% भी ज़्यादा है, वो बहुत ही पागलों वाला कन्विक्शन है आपको, बहुत ही पागलों वाला प्यार है प्रोजेक्ट से, तो है। तो है। अदरवाइज 2-3% रखो आप। अच्छा, और 80% BTC में रखो। BTC तो 20% है खेलने के लिए। हाँ बट 70 रख लो। बट लोग उल्टा करते हैं। हाँ वही तो प्रॉब्लम है। लोग उल्टा करते हैं, वो लोग 80% रहते हैं स्मॉल कैप्स में, और 20-30% रहते हैं इथेरियम या बिटकॉइन में। हाँ तो वो प्रॉब्लम और है। जो बिटकॉइन में वो तो बहुत बड़ी बात है, मतलब इथेरियम सोलाना में रहते हैं लार्ज कैप्स में। हाँ जैसे आई हैव नेवर इन्वेस्टेड इन सोलाना ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस। एक कनेक्ट वेरी क्लोज लिंक विद FTX, वो भी मेरे को नफरत हो गई उस वजह से भी, मेरे पर्सनल रीजंस हैं। नथिंग अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, आई गेस बहुत लोग गालियाँ देंगे। नहीं, बहुत दैट्स सारे ओके। सोलाना बिलीवर्स हैं, बट मैं नहीं नहीं, पर्सनली, सोलाना तो ऑब्वियसली हाँ इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स। वन ऑफ द बेस्ट, बट मैं वो पर्सन, मैं आपको वही बट बता ये रहा हूँ ना इमोशंस सर। की जगह है क्रिप्टो में। सर मेरे को लगता है कि मैं, जैसे आपका जो पर्सनल रीजंस हैं, दैट कुड बी इमोशनल। हाँ मैं उस पर बताता हूँ कि हाउ आई सी इट। और मेरे को लगता है फाइनेंस इज़ अ वेरी पर्सनल जर्नी। मेरे लिए पर्सनल रीज़न ये है कि यार कि मैं इस चीज़ में पैसे लगा के रात को चैन की नींद सो सकता हूँ। इथेरियम आज 25% और गिर जाए तब भी मेरे को चैन की नींद आती है। बिटकॉइन 25% गिर जाए, मोनेरो 25% गिर जाए, मुझे चैन की नींद आती है। बस वो है, सोलाना गिर जाएगा तो शायद नहीं आएगी। नहीं तो नहीं यार, अगर, सोलाना में भी नींद आएगी, ऑडियंस कह देगी अभी आगे, वो तो हाँ तो कहेगी। अगर आपको आ रही है, इफ़ यू बिलीव इन द प्रोजेक्ट, इफ़ यू बिलीव इन द टेक्नोलॉजी, देन गो इट। बट क्या मैट्रिक्स आज हमने डिकोड कर दिया। ये एक्चुअली बात आपको पता है, ये ज़्यादा समझ में आएगी लोगों को, कि आपको इवेल्युएट करने में एक और चीज़ आज जुड़ गई, कि जब भी किसी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है तो ये देखना है कि इसमें मैं इन्वेस्ट करने के बाद क्या चैन की नींद सो पाऊंगा, हाँ कैन यू या सी इट सुबह उठ फॉलिंग। के हाँ सबसे पहले क्या मैं उस टोकन का प्राइस देखता हूँ। हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो वो फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टेड हो। इन्वेस्ट एंड देन, अगर मतलब ऑब्वियसली जब भी हम किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, हम्म, हर इंसान ही, मतलब छोटे से छोटा, चाहे वो माइक्रो स्ट्रेटजी तक आप ले जाओ, वो यही सोच के करता है कि ये बढ़ेगा, तभी लोग इन्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस टू इन्वेस्ट मनी इन समथिंग जो नहीं बढ़ेगी। तो अगर वो बढ़ेगा तो हम सबने सोच लिया। आप दूसरा केस सोचो इन्वेस्ट करते हो कि अगर ये गिरेगा तो विल आई पैनिक, विल आई बी एबल टू होल्ड। हम्म।
if answer comes out to be कि yes you'll panic a lot, then don't invest. If answer comes out to be no you won't be able to hold, then don't invest. वो है. तो मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ एक सर. 2019 के बाद जो बेयर मार्केट आई थी, if I'm not wrong about the timelines, उसमें मैंने इथीरियम एक्यूमुलेट करना शुरू किया दोबारा से. I started at 180, इथीरियम went to 85 और मैं 85 तक लेता रहा. माई एवरेज बाइंग प्राइस वॉज 120. इथीरियम रैलिड और आप सोचो कोई चीज़ आपने 180 185 पे खरीदनी शुरू करी, वो 85 पे आ गई. दैट्स मोर देन 50% ड्रॉप है ना. बट मैंने एवरेज डाउन किया अपना प्राइस. देन इट रैलिड टू अल्टीमेटली 4400 गया था. आई सोल्ड मेजर पोजीशन इन 1900 बिकॉज मुझे तब भी फेथ था इथीरियम पे. आज भी अब मेरा वो आपके साथ पॉडकास्ट जो हमने लास्ट किया था, एक साल पहले किया होगा ऑलमोस्ट, है ना. इसी टाइम पे गया था, थोड़ी ठंडी थी उस टाइम पे भी, इफ आई रिमेंबर. तब भी मैं इथीरियम पे था, तब भी मैं इथीरियम खरीद रहा था. मैं आज भी खरीद रहा हूँ एंड आई स्टिल बिलीव इथीरियम विल रैली. तो और इथीरियम गिरा है, उसके बीच में बहुत बार गिरा है, चढ़ा भी बहुत बार है. ओवरऑल माई पोर्टफोलियो इज पॉजिटिव इन इथीरियम, बट मेरे जो एक्सपेक्टेड लेवल थे वहाँ तक इथीरियम अभी नहीं गया. बट वो इथीरियम जब गिरते तो मुझे वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह दिखता है रादर देन गिविंग मी पैनिक. बट अगर मैं ये सेम स्ट्रैटेजी, और प्रोबेबली सोलाना विल डू बेटर बिकॉज उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट और स्कोप ऑफ ग्रोथ एज अ फाइनेंशियल एसेट ज़्यादा है. अग्री टू इट, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, अग्री टू इट. बट मैं ये कर नहीं पाऊंगा सोलाना के साथ. वो मेरा पर्सनल रीजनिंग है बिकॉज मैं कितना ही ट्रेड कर लूँगा एक फाइनेंशियल गेन के लिए अपने मेंटल पीस को. तो मेरे को जिनमें बिलीव आता है एसेट क्लासेस में, आई ओनली इन्वेस्ट इन दैट. मेरी वो मेरे को लगता है बहुत ही पर्सनल है. और अगर इफ यू आर हायर, अगर मान लीजिए कोई 100 करोड़ का बंदा या 1000 करोड़ का बंदा सोचता है यार आई ट्रेड 1 करोड़ रुपीज इन क्रिप्टो, उसे सोलाना में बिलीव आ गया, ही कैन डू इट फॉर श्योर. अच्छा ये बताओ 10 अक्टूबर को लिक्विडेट हुए थे? नहीं मैं अब नॉट इन फ्यूचर्स नहीं. बट स्पॉट. आपके आसपास बहुत लोग लिक्विडेट हुए थे, दोस्त यार? मेरे दोस्त अभी, सच बताना. हम अभी जब लंच कर रहे थे तो आपको स्टोरी सुना तो रहे थे अंकित कि बहुत लोग हुए ना. हाँ. मतलब मेरे तो यार नीचे कमेंट्स में आके लोगों ने लिखा बर्बाद हुए यार, बर्बाद. आपको पता है मार्केट मेकर्स जुड़ गए 20-30% मार्केट से. आपको इंडिया में एजीए वेंचर्स वाला सीन पता चला? नहीं. एजीए वेंचर्स ऑलमोस्ट, मतलब कोटेड नंबर, ऑब्वियसली नोबडी इज कमिंग बैक. 400 मिलियन का स्कैम हुआ है, ओटीसी स्कैम इंडिया से. 400 मिलियन $US का स्कैम हुआ है इंडिया में. ये क्या स्कैम है? ओटीसी डील्स करते थे बेसिकली. मैं आपको नियर टोकन दिलवा देता हूँ एट 30% डिस्काउंट, इतनी वेस्टिंग है, एंड देन वो खरीदते ही नहीं थे. दिल गेट मनी एंड दिल वो करके. उसमें पैसा पता है किसका गया? बहुत सारे वीसी फर्म्स का, बहुत सारे इंडियन केओएल्स का. मतलब अगर मैं नाम ले दूंगा तो मैं ऑफ कैमरा बता दूंगा आपको. अच्छा. इतना बड़ा स्कैम हो गया? इतना बड़ा स्कैम मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स का हुआ. बहुत बड़े बड़े नेम्स इंडियन इकोसिस्टम से, दुबई से, दे वाइप्ड ऑफ कंप्लीटली. मतलब इतना वाइप्ड ऑफ है कि नाउ दे हैव लॉसूट्स, दे हैव माफिया रनिंग behind them. They are boycotted from internal agencies just because of this greed. AZA Ventures का आप सर्च करिएगा. I understand. ये again greed. बट वो बाहर इसलिए नहीं आया बिकॉज सारे इन्फ्लुएंशियल लोग थे. बिकॉज अब एक KOL आके थोड़ी बोलेगा बाहर जो खुद इन्फ्लुएंसर है, वाई आई वाइब विद यू सो मच, बिकॉज मुझे पता है आप ऐसी हरकतें नहीं करते हो. बट जो बंदा लोगों को, लाखों लोगों को पढ़ा रहा है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, वो खुद एजीए वेंचर में ही लॉस्ट हिज मनी. अब वो आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता भी नहीं सकता क्या लॉस्ट माई मनी. एक वीसी फर्म जो बैंकरप्ट हो गया, अपने एलपीज का पैसा लूज कर गया सारा एजीए वेंचर में, वो किस मुंह से आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बताए. दैट्स व्हाई इट वेंट अंडर रिपोर्टेड. ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना क्रिप्टो में, तो लगता है कि ग्रीड अभी भी बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में. और रिटेल को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि यू गाइस लूज मनी. लॉट ऑफ VCs, लॉट ऑफ बिग फंड्स, लॉट ऑफ KOLs दे लूज मनी. वो मार्केट में आता नहीं है. ये ऐसे ही समझिए कि बहुत सारे जो जैसे इंस्टीट्यूशंस OTC में जैसे बाय कर रहे हैं और वो मार्केट में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखता. बट दैट यू शुड नॉट से के मार्केट में बाइंग नहीं हो रही.
आप ग्लास नोड की डेटा सेट उठा के देखोगे, 13 साल में इतना अकुमुलेशन नहीं हुआ है जितना अभी ये जो रिसेंट जो क्रैश आया है बीटीसी के अंदर, उसमें क्रैश जो अकुमुलेशन हुआ है. Right. व्हील्स आर बाइंग एंड दे आर बाइंग लाइक देयर इज नो टुमारो. बट उसका इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आता, ओटीसी में वो बाइंग करते हैं. Right. But यू what यू यू थिंक कि ओटीसी में भी जो बाय कर रहा है अल्टीमेटली आज नहीं तो कल उसका इम्पैक्ट आना ही चाहिए मार्केट में. सर आएगा, क्यों बट नहीं आता? कभी आप इस पे सर थोड़ा वो बेसिक, बताओगे कि मार्केट में जब ओटीसी में बाइंग होती है तो उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि ऑर्डर बुक्स नहीं होती बेसिकली, जो जो फिर भी भी मेरे जैसे ऑर्डर बुक नहीं है, हम्म। लेकिन एक ओटीसी भी तो कहीं से ले रहा है ना. वो P2P सेलिंग ज़्यादा है. अच्छा, P2P माइनर में से ले रहा होगा ना. जैसे नहीं माइनर से नहीं, हाँ. जैसे कि मान लीजिए अब मान लीजिए आप बड़े प्लेयर हो, यू हैव लाइक $1 billion वर्थ ऑफ बिटकॉइन. आपको पता है यार आप मार्केट में नहीं सेल कर सकते बिकॉज ऑफ एथिकल रीजंस, हाँ. बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी कंसर्न्स, बिकॉज ऑफ प्राइस क्रैशिंग, बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर इश्यूज. आप नहीं करना चाहते, ठीक है, या फिर स्लिपेज भी है. तो आप मेरे पास आओगे कि बंदुल मेरे पास $1 billion वर्थ ऑफ बिटकॉइन है एंड देन कैन यू बाय इट फॉर 800 mil. आई से फॉर श्योर. अब मैंने आपको 800 mil वायर कर दिए एंड देन वो आपके बिटकॉइन मेरे वॉलेट में गए, तो वो वन वॉलेट टू अनदर मूव किए मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा ही नहीं ना सर. इस वजह से नहीं आता बिकॉज ऑर्डर बुक्स पे नहीं जाता. सेकेंडली यू थिंक मार्केट बहुत बड़ी है ओटीसी की? हाँ, बट अब बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है. इसीलिए मैं रिटेल को बोलूँगा कि स्टडी अबाउट जो मैं आपको बता रहा था केस AZA वेंचर्स है, AZA वेंचर्स OTC स्कैम करके आप लिखोगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन मे बी ट्विटर और गूगल. डू स्टडी अबाउट इट बिकॉज रिटेल के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इस तरह के अब स्कैम्स रिटेल के लिए भी बहुत फैब्रिकेट किए जा रहे हैं. ये इसमें मेजरली पैसा जो लूज़ हुआ है वो KOLs और इन VC फर्म्स का हुआ है. बट यही सेम जो है इंडियन ही थे सर. दुख की बात ये है, वेरी वेरी लेजिट पीपल, मतलब जो कहने को लेजिट थे. बाइनेंस लिस्टेड प्रोजेक्ट था जिस बंदे ने किया, तो पीपल विल सर्च अबाउट इट. तो ऐसे नहीं रिटेल ही लूज कर रहा है, VCs और KOLs भी लूज कर रहे हैं. अब उससे हुआ क्या कि लोगों का OTC पे इन जनरल बिलीफ कम हो गया. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू विल कॉल मी टुमारो फॉर OTC आई स्टिल बाय बिकॉज इट्स यू. बट अगर कोई रैंडम बंदा मुझे बोलेगा तो मैंने कभी नहीं लूँगा बिकॉज मेरे को तो AZA वाला क्लोजली पता है ना. या फिर अगेन वाइस वर्सा कि अभी एक बड़े प्रोजेक्ट का OTC हुआ था पीछे, आई कॉल्ड यू, वी हैड दिस डिस्कशन. तो उसमें वो क्या था कि वाई दे नीडेड मी, जबकि वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि दे कुड हैव रीच्ड आउट डायरेक्टली, बट उनको पता था कोई बिलीव नहीं करेगा. तो वो अब वो हो गया है. तो इट्स गुड फॉर द मार्केट बिकॉज अब लोग OTC नहीं करेंगे. बट ऑब्वियसली स्टॉक्स में भी OTC होता है. एक बड़े स्केल वाले OTCs तो होंगे. अब जो छोटे OTCs होते थे ना वो बंद हो जाएंगे. अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं नहीं स्टॉक मार्केट में भी? नहीं, स्टॉक मार्केट में OTC भी होता है. अच्छा, एक्सचेंज पे सेल नहीं होगा? एक्सचेंज पे सेल नहीं होता. एक्सचेंज को सिर्फ और सिर्फ नोटिफाई किया जाता है. अच्छा, वो बिहाइंड द मार्केट हो जाता है. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, तो वो अलाउड दैट्स लीगल? दैट्स लीगल. अच्छा, वो लीगल है कम्प्लीटली. मतलब सपोज आपके पास कुछ करोड़ों के शेयर्स पड़े हैं हाँ. और मैं वो खरीदना चाहता हूँ. हाँ, हम दोनों एक डील कर लेंगे. हाँ, और लीगली ट्रांसफर कर लेंगे. लीगली ट्रांसफर कर लेंगे. दैट इज अ प्रोसेस. वो सिर्फ बड़े अमाउंट्स में अच्छा, ऑब्वियसली वो विल तो उसका इम्पैक्ट उस पर नहीं आएगा? प्राइस पे नहीं आएगा, ऑर्डर बुक्स पे नहीं आएगा, एंड देन तो ये विल भी बड़ी नोटिफाई. मार्केट होगी ये भी बड़ी मार्केट है. अच्छा, अच्छा. तो दैट्स अलाउड, दैट्स लीगल. उसी तरह से क्रिप्टो में भी होगा. बट जो छोटे OTCs होते थे ना जिसके कारण ऑर्डर बुक्स में बैठने थे वो बंद हो रहे हैं. इसीलिए AZA इम्पोर्टेंट है. तो जब छोटे अब $1 billion का OTC हो रहा है, दैट स्टिल मेक सेंस. कोई $50,000 का $1,00,000 का OTC कर रहा है, दैट्स वरीसम. ठीक है, वो बंद हो रहे हैं. अब वो बंद हो गए हैं मोर और लेस. तो नाउ यू विल सी द प्राइस एक्शन मूविंग. दैट्स अनदर पॉजिटिव न्यूज़. मैं इसीलिए बोल रहा था कि तो AZA पढ़ना चाहिए. पॉइंट ये हिस्ट्री ये कह रही है, मतलब व्हाट आई गॉट फ्रॉम यू इज के व्हाट आई कैन मेक फ्रॉम यू के OTCs में भी रेगुलेटेड या बड़े OTC रह जाएंगे, छोटे OTCs वाइप आउट हो जाएंगे. ये स्कैम्स और ये सब चीज़ें, विश्वास खत्म हो गया. हाँ. और इस वजह से जब OTCs की मार्केट एक रेगुलेटेड तरीके से हो जाएगी, बड़े डेस्क पे जब चीज़ें अवेलेबल होंगी, लाइसेंसेस मिलेंगे रेगुलेटेड वालों को, तो अनरेगुलेटेड वाले खत्म हो जाएंगे. एंड फिर वो अल्टीमेटली प्राइस एक्शन स्पॉट पे आएगा हाँ, मार्केट में. एग्जैक्टली. यू समड इट रियली वेल. गॉट योर पॉइंट. बिकॉज ये भी मेरे को तंग कर रहा था. खैर, एनीवेज. अच्छा, ये रिसेंटली अगर आप देखो, डोनाल्ड ट्रंप के वेस्टेड इंटरेस्ट है क्रिप्टो कंपनीज में,
मीम कॉइन्स में, इन सब चीज़ों में, हाउ डू यू सी कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या वाकई सीरियस है क्रिप्टो को लेके? मतलब मेरी इसमें भी दो डिबेट्स हैं। एक है कि वो अपना पॉकेट भर रहा है, वो उस उनको सब पता होता है कि कब शॉर्ट करना है, कब लॉन्ग करना है। उसके लड़कों की अपनी फर्म्स हैं, वो लॉन्ग शॉर्ट करते रहते हैं, तरह तरह के ट्वीट्स करते रहते हैं। एंड दूसरी तरफ इधर वो मीम कॉइन्स लॉन्च करे उसने पास्ट में, खैर वो अब नहीं कर रहा। यू थिंक कि डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ डन गुड टू क्रिप्टो और ही हैज़ नॉट बीन अ गुड टू क्रिप्टो? उसके बगैर हम लोग ज़्यादा बेटर थे। व्हाट इज़ योर ओवरऑल टेक? सर मैंने लास्ट पॉडकास्ट सीरीज में भी सेम ही बात जब हम थे उसमें तब भी पूछा था कि दिस इज, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट इट, अबाउट अच्छा, यू डोंट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट इट? अबाउट अबाउट दिस थिंग, बिकॉज ये एक तरह की एक बहुत ही बड़े लेवल पे मार्केट मैनिपुलेशन ही है, मोर और लेस। तो वो दैट्स वरीसम। मार्केट मैनिपुलेशन हमेशा मार्केट को ख़राब ही करेगी लॉन्गर टाइम फ्रेम में। एंड देन लिक्विडिटी हंटिंग तो है ही है, वो अब जानबूझ के कर रहा है, वो खुद कर रहा है लिक्विडिटी हंटिंग, या उसके आसपास के लोग कर रहे हैं, या इनसाइडर्स कर रहे हैं, वी डोंट नो एंड वी वोंट बी एबल टू फाइंड आउट। बट लिक्विडिटी हंटिंग तो हो रही है। ट्रम्प टोकन में, मिलीना टोकन में, वी हैव सीन इट। ये मार्केट चढ़ रही थी, एकदम से टोकन आए, सारे टोकन्स गिरे, ये सिर्फ ये टोकन्स पड़े, सारी मार्केट से इन्होंने लिक्विडिटी ली। एंड देन वो लिक्विडिटी वो डंप किसने किया, वो विल नॉट विल, वी आर टू स्मॉल टू फिगर दैट आउट। बट वो हुआ, इसकी टेस्टमनी तो है ही है ना हमारे पास। मार्केट्स आर एविडेंट एविडेंस ऑफ दिस। तो वो हो रहा है, वही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बहुत बड़ी, राइट। एंड देन वो एक मार्केट मैनिपुलेशन की तरह ही एक्ट हो रहा है। दैट्स अगेन अ वरी समथिंग। तो आई डोंट हैव अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट दिस। यू डोंट हैव अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट इट? अच्छा बंदल भाई, हमने लास्ट टाइम एआई पे बात करी थी, यू रिमेंबर दैट? जी और कितना बड़ा हो गया एआई का मार्केट आज की डेट में। जो यूएस की स्टॉक मार्केट और यूएस की जो जीडीपी है, या यूएस के अंदर हम कह रहे हैं ना कि ट्रिलियंस में उसकी स्टॉक मार्केट होगी, S&P 500 क्या रिटर्न दे रहा है, ड्राइव तो एआई कंपनीज ही कर रही हैं। एआई कंपनीज के अंदर भी आप एक चीज़ देख रहे हो कि सेंटर में ओपन एआई है और सब उस आपस में फंड्स को घुमा रहे हैं और बुक्स की वैल्यूएशन बढ़ रही है। बढ़ आपने ये रही देखा है, होगा एनवीडिया भी सेम ही कर कि रहा है। एनवीडिया ने ओपन एआई में करा, ओपन एआई ने गूगल में करा, गूगल ने फिर वापस से उसके चिप्स खरीदिए, वो उसके चिप्स खरीद रहा है, वो उसका डेटा सेंटर यूज कर रहा है, वो उसका कुछ ले रहा है, वो उसका सॉफ्टवेयर ले रहा है। ये इतनी आपस में इन एआई कंपनीज ने खिचड़ी बना दी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक तरीके का लीगल ऑफिशियल स्कैम तो नहीं बोलूंगा, बट बबल। एक बबल भी नहीं बोलूंगा, है तो ये डेलिबरेट। वो जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होने वाला है, बिकॉज इसमें एक ताश का पत्ता टूटा नहीं। राइट। सेंटर में अगर एक चैट जीपीटी या ओपन एआई या एनवीडिया गिरा नहीं, और क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है, एंड एवरीथिंग विल फॉल। यू फॉलोइंग दिस थिंक कि यार ये क्या यूएस के अंदर हम हेवीली डिपेंडेंट हो गए एआई कंपनीज में, एंड दिस कुड बी लाइक वी आर इनवाइटिंग ट्रबल फ्यूचर में? यस सर। मैं मेरे को भी, मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि एआई में अभी जो चल रहा है दैट्स ट्रबलसम ऑन फाइनेंस साइड। टेक साइड स्टिल गोइंग गुड, इम्प्रूव हो रहा है एआई एंड लाइफ इज गेटिंग ईजियर, बिजनेस इज गेटिंग सॉर्टेड। बट ऑन अदर फ्रंट अगर आप फाइनेंस वाली साइड बोलोगे तो वैल्यूएशंस आर ओवर वैल्यूड। ये मार्केट मैनिपुलेशंस तो है ही हैं कि बबल बना रहे हैं कि अभी एनवीडिया के ऊपर भी सेम ही लगा था कि एनवीडिया इन्वेस्ट मनी इन समथिंग एंड इन रिटर्न दे आस्क देम कि आप हमारी चिप्स खरीदो। वो चिप्स खरीदने से उनको पीई ज़्यादा मिलता है, जितनी अर्निंग होती है उससे कई गुना मल्टीपल उनका शेयर प्राइस बढ़ता है, एंड देन दैट्स हाउ दे आर रोटेटिंग मनी। तो एक बबल तो बन ही रहा है, बट वो मार्केट के लिए ट्रबलसम है क्योंकि वो एट सम टाइम ये फाइनेंशियल पार्ट ऑफ एआई का बबल तो फटेगा, वैल्यूएशंस विल करेक्ट, मार्केट विल कम डाउन, एंड वो डॉट कॉम बबल जैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली गुड कंपनीज विल सस्टेन, जैसे अमेजोन भी तब $32 से $2 पे आया था, बट अगेन बाउंस बैक रियली वेल। आज हम अमेजोन को अमेजोन दी अमेजोन की तरह जानते हैं, बट बैक देन डॉट कॉम बबल में अमेजोन भी इम्पैक्ट हुआ था। तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट टाइम टू रोटेट कैपिटल इन टू एआई जब ये होगा, when this happens, but nobody can predict when it will happen. Right. Recently, we saw this narrative of privacy.
एंड मैंने देखा है कि हमारा लास्ट टाइम भी कन्वर्सेशन हुई थी, यू आर वेरी वोकल अबाउट प्राइवेसी, यू व्हेन एवर वी मीट यू, तो मोनेरो की बात होती है, प्राइवेसी की बात होती है, एंड देन यू ऑलवेज कीप सेइंग कि यार प्राइवेसी जो है ना, ये अभी आपको लग रहा है कि एक लग्जरी है, बट ये नेसेसिटी होगी। हर बंदा जैसे आज ABCD को जानता है ना, ABCDEFGHI, तो बचपन से ही वो प्राइवेसी को लेके बड़ा इस डिजिटल एरा में ही विल बी वेरी अवेयर, एंड नॉट जस्ट प्राइवेसी रिलेटेड टू योर फाइनेंस, बट प्राइवेसी रिलेटेड टू एवरीथिंग दैट यू लिव ऑन डिजिटल एरा, चाहे वो आपकी पिक्चर से लेके you want to be in control of your life on digital media, डिजिटल लाइफ का कंट्रोल आप वापस पाना चाहोगे, एंड उसमें privacy will play a very important role, and finance is no different. So you are of a belief कि आप हमेशा ये कहते हो कि यार सीक्रेसी और प्राइवेसी सेम नहीं होते हैं। सीक्रेसी आप में इंटेंट आपकी गलत होती है, आप यू वांट टू कीप अ सीक्रेट, एंड बट प्राइवेसी इज लाइक आप सेलेक्टिवली किसको अपनी लाइफ शोकेस करना चाहते हो, right? And you have good intentions and you just want to keep your life private. And similarly finance, इसका कहीं ना कहीं पहली बार इंडस्ट्री ने, जबकि प्राइवेसी है तो शुरू से कॉइन्स 2014 से है, लेकिन पहली बार प्राइवेसी के ऊपर इतनी बात होते अब देखा, और वो तब हुआ जब नवल रविकांत जैसे लोग उतरे और उन जी कैश के बारे में बात करना शुरू करी। यू थिंक कि वो राइट टाइम आ गया, प्राइवेसी का नैरेटिव आ गया, या एक फैड है, या ये सस्टेन्ड रहेगा, और इसमें बाकी जी कैश के अलावा बाकी कॉइन्स कहाँ पे हैं? थोड़ा सा इस पे अगर इफ यू कैन हैव अ डिस्कशन। भाई प्राइवेसी मतलब हम आई गेस 2021 इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द ईयर हम पहली बार मिले थे, एंड वी हैव कल्टिवेटेड अ गुड फ्रेंडशिप टिल देन। हाँ, बट पब्लिक को तो शायद लास्ट पॉडकास्ट में पता चला होगा हमारा, आई डोंट रिमेम्बर, हमारा फर्स्ट इकट्ठे कुछ कंटेंट 23 में 24 में आया था। 24 में आया, 3-4 साल बाद। आवर रिलेशनशिप वाज नॉट सीक्रेट, हाँ, बट वाज प्राइवेट, वी वर फ्रेंड्स। अब जब हमें लगा कि देयर समथिंग जो हम शायद हमें इकट्ठे रिलीज करना चाहिए, तो हमने एक पॉडकास्ट बना के रिलीज भी कर दिया। तो दैट वाज अ प्राइवेट थिंग जो थी। अभी भी हमारी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती हैं जो मैं क्या आप कंफर्टेबल हो गए अगर मैं आपकी हर फ़ोन कॉल, हर वीडियो कॉल को एज अ क्रिएटर पब्लिक कर दूँ? नहीं, इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव कि अभी हम कंटेंट बना रहे हैं, पब्लिक के लिए बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं ये पब्लिक तक जाए, इसकी मैक्सिमम रीच हो, इसके मैक्सिमम लाइक्स आए, कमेंट्स आए, है ना, ये चाहते हैं हम, बिकॉज दिस इज़ आर। बट जो बात शायद हम कभी फैमिली के बारे में करेंगे, अपनी लाइफ के बारे में करेंगे, सुख दुख करेंगे, हम वो नहीं चाहते। तो क्या वो गलत है कि हम उसको पब्लिक आई में नहीं आ रहे एज इन्फ्लुएंसर? नहीं, दैट्स अ प्राइवेट मूवमेंट। वही आपका फाइनेंस में भी एक्ट होता है। द प्रॉब्लम इज़, अब हम DATs की बात कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि माइकल सेलर बिटकॉइन बेचेगा, दिस इज़ अ ट्रबलसम मोमेंट। बट क्यों? वो एक एसेट उसने खरीदा, पैसे देकर खरीदा, फेयर वैल्यू पे खरीदा, चोरी तो नहीं किया। क्या उसके पास उसको बेचने का हक नहीं है? बट अगर उसमें से वो $1 का बिटकॉइन भी बेचेगा तो मार्केट में हाहाकार मच जाएगी, राइट? क्या ये उसके लिए अनफेयर नहीं है जिसने मार्केट के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया? चलिए माइकल सेलर को छोड़ देते हैं, इट्स जस्ट अ फाइनेंस गाय, है ना। हम सतोशी पे आते हैं। सतोशी डिड द बिगेस्ट थिंग फॉर द मैनकाइंड। ये मत मानते हो आप? आप और मैं आज यहाँ बैठे हैं, हाँ, आज हम रोटी भी खा रहे हैं तो हम इसी वजह से खा रहे हैं ना, बिकॉज सतोशी वर्कड हार्ड टू क्रिएट बिटकॉइन। ये बात अनडिनाइबल फैक्ट है। एंड रिगार्डलेस ऑफ आवर बिलीव्स, रिगार्डलेस ऑफ आवर इकोसिस्टम, Web3 में सब लोग ये बात को अग्री करेंगे आपके हिसाब से। बट अगर सतोशी कल अपना एक बिटकॉइन भी बेचते, कहीं पे वो बेचारा प्रॉब्लम में हो ना हो, अगर वो पर्सन है तो मार्केट में हाहाकार मच जाएगी एंड बिटकॉइन प्राइस विल टैंक इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। ये बात आप भी जानते हो। क्या ये अनफेयर नहीं है उस इंसान के लिए जिसने हमें ये पूरा इकोसिस्टम, पूरी मार्केट, पूरा ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का एसेट क्लास बना कर दिया? क्यों? जस्ट बिकॉज उनके वॉलेट्स ट्रैक हो रहे हैं, इट्स पब्लिक। तो प्रिवेसी कॉइन्स ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब मोनेरो का भी जो फाउंडर है, दैट्स अननोन, जस्ट लाइक सतोशी। वो भी कुछ मोनेरो होल्ड करते होंगे, बट वो बेचते भी होंगे, शायद खरीदते भी होंगे, बट वी नेवर नो, विल नेवर नो।
दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. बट हाँ, अगर आप बोलोगे टैक्स एजेंसीज आएंगी एंड दे वांट टू ट्रैक माई ट्रांजेक्शन्स, तो एक Monero में व्यूइंग की होती है. यू कैन शेयर योर व्यूइंग की एंड देन दे कैन ऑडिट योर वॉलेट विदाउट हैविंग एक्सेस ऑफ योर वॉलेट. इफ़ यू आर राइट, तो आपके पास SEC आए, कोई भी टैक्स ऑडिटिंग फर्म आए, अब उनको अपनी व्यूइंग की दे दो. So this is opt out privacy. That is privacy by default, and then you have a luxury to opt out of privacy अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो. बट वो भी सिलेक्टेड लोगों के साथ. यू डोंट हैव टू मेक इट पब्लिक. तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. DATs की अडॉप्शन बहुत बढ़ जाएगी अगर उनको ये वाले सारी कंसर्न्स हो जाएंगे. आज रिलायंस कितनी कंपनियां खरीदती होगी. आपको पता है एप्पल इज़ द बिगेस्ट कंपनी जो सबसे ज़्यादा कंपनीज एक्वायर करती है. अच्छा. हर साल वो कोई भी छोटे स्टार्टअप्स को जनरली दे एक्वायर इट, बट देन दे डू इट वाया देयर ऑफशोर कंपनीज. आप ये गूगल कर सकते हैं. अनदर वेरी गुड स्टोरी कि एप्पल बहुत सारे ये पेटेंट एप्पल के इनफैक्ट जितने भी मेजर फीचर्स हैं, जितने भी मेजर प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने खुद कुछ भी नहीं बनाया है. वो कोई ना कोई कंपनी एक्वायर करे, फिर देन उस टेक्नोलॉजी पे काम करके उसको देन दे ब्रिंग इट टू एप्पल. ये सारी कंपनीज को वो खरीदते हैं, बेचते हैं रेगुलरली, बट वो पब्लिक आई में नहीं आता. एंड देन उन कंपनीज को उसकी PR करना भी अलाउड नहीं होता कि एप्पल हैज़ एक्वायर्ड अस, बिकॉज दे कैन डू इट प्राइवेटली विद देयर ट्रेजरी, सो टू से. पर अगर एप्पल कल को सोचता है मुझे बिटकॉइन खरीदना है अपनी ट्रेजरी के साथ, देन इट विल बी पब्लिक. और जैसे ही वो एक बिटकॉइन भी बेचेंगे तो मार्केट में हाहाकार, देन एप्पल के ऊपर से उतर गया, उन्होंने मार्केट मैनिपुलेट किया, ये किया, वो किया. दिस इज़ वेरी ट्रबलसम. सो वी नीड प्रिवेसी एट, मतलब इंडिविजुअल से लेकर के कॉर्पोरेट लेवल तक वी नीड प्रिवेसी. आज है US के पास कितना गोल्ड है, दिस इज द बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी. बहुत बार बात भी होती है. इनफैक्ट ट्रंप जब इलेक्ट हुआ था, ट्रंप ने बोला भी था कि आई विल गेट द गोल्ड ऑडिटेड, कि एक्चुअल US ट्रेजरी में कितना गोल्ड है. जितना क्लेम करते हैं उतना है कि नहीं है, नोबडी नोज. बट दैट्स द प्राइवेट नेचर ऑफ गोल्ड ना, कि वो ऑडिट होगा तो आपको पता चल जाएगा. ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल सकते हो. अगर गोल्ड पड़ा है तो पड़ा है, कोई ऑडिट करेगा, ये गोल्ड ओरिजिनल है, गोल्ड इतना किलो है, तो वो आपको बता देगा. पर अगर आपके वॉल्ट में पड़ा है तो ऐसा नहीं कि हर आता जाता बंदा देख पाएगा. तो अगर हम एक डिजिटल गोल्ड ही ढूंढ रहे हैं, मतलब मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करूं तो हम बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोलते हैं. हम डिजिटल गोल्ड ढूंढ रहे हैं, तो डिजिटल गोल्ड की एक आप बोल सकते हैं करेक्टरिस्टिक ये भी है कि इट्स ऑप्ट आउट प्रिवेसी. आपके घर में कितना गोल्ड है आई डोंट नो, आप कितना खरीद रहे हो, कितना बेच रहे हो आई डोंट नो. जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, मुझे दिखाओगे नहीं. आप दिखाओगे तो देन आई कैन वेरीफाई कि आपके पास इतना गोल्ड है या नहीं है. पर बिटकॉइन अगर आपने मेरे साथ एक बार भी ट्रांजैक्शन करी है अपने वॉलेट से, तो मैं ज़िंदगी भर देख सकता हूँ कि काशी भाई के पास कितने बिटकॉइन हैं, कितने बिटकॉइन बेच रहे हैं, कितने बिटकॉइन खरीद रहे हैं. अगर गोल्ड के साथ भी सेम हो तो विल यू फील कंफर्टेबल? यू वोंट प्रोबेबली. पर बिटकॉइन के साथ वी आर लिविंग विद इट, बिकॉज हम उससे उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मांगते हैं. बट ऑब्वियसली बिटकॉइन इज अ मिरेकल इन इटसेल्फ. बट उसके एक नेक्स्ट स्टेज भी है विच इज़ द प्रिवेसी कॉइन्स. Do you think that governments will ever be comfortable with privacy? ये सर श्योर, मेरे को नहीं लगता गवर्नमेंट्स को इशू होना चाहिए. रीज़न बीइंग देयर आर टेक्नोलॉजीज जी कैश में नॉन शील्डेड कॉइन्स हैं, एंड देन अपना मनेरो में जैसे मैंने आपको बताया व्यूइंग की का कॉन्सेप्ट है. तो मान लीजिए मेरी SEC और गवर्नमेंट एजेंसीज है, मैं उनको व्यूइंग की अपनी सबमिट करके रखूँगा, दे कैन ऑडिट. मैं अपने टैक्स रिटर्न्स में उसको फाइल करता रहूँगा, तो दे वोंट बी इशू. तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम, अगर दे वांट टू ट्रैक इट दे कैन ट्रैक इट, दैट्स ओके. What's better, Zcash or Monero? For me, since Zcash has rallied so much in the past time, but I still believe Monero is better. उसके कुछ reasons हैं. एक तो Monero was not pre-mined, ज़ीरो pre-mining के साथ शुरू हुआ. It's more decentralized, 1 CPU 1 vote है. Then it's opt out privacy जो सबसे बड़ा फैक्टर है. Zcash is opt in privacy, that is कि अगर Zcash पे आपको privacy चाहिए तो आपको शील्डेड एड्रेसेस पे जा करके करना पड़ेगा. उसमें भी क्या है कि ऑलमोस्ट सारी एक्सचेंजेस शील्डेड एड्रेस शील्डेड Zcash एक्सेप्ट नहीं करती. फिर आपको नॉन शील्डेड में जाकर ही ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू गो टू एक्सचेंजेस. तो Monero मुझे उस फिलोसफिकली इट लुक्स बेटर टू मी. दूसरी बात है जो कंट्रोवर्शियल है, Zcash की फिक्स सप्लाई है 21 मिलियन एज बिटकॉइन.
Monero में there's a concept called tail emission. दैट इज कि माइनर्स को पूरी लाइफ टाइम 0.8 और समथिंग Monero है जो मिलता रहेगा, बट उसकी सप्लाई आई डोंट रिमेंबर द डेट बट 2060 या 2070 तक भी बिटकॉइन से कम रहेगी. तो उससे क्या है कि माइनर्स के पास हमेशा इंसेंटिव रहेगा टू माइन Monero. एंड सेकेंडली इट्स 1 CPU 1 वोट एसिक रेजिस्टेंट, जो उसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज और ज़्यादा सॉवरन बनाता है. एंड द कम्युनिटी इज़ मोर स्ट्रॉन्गर इन केस. Zcash के पीछे DCG है, डिजिटल करेंसी ग्रुप, तो वो इंस्टीट्यूशनल्स के लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है एंड देन आई बॉल एंड मार्केटिंग बेटर हो जाती है. बट Monero इज़ अ फ्री फॉर्म मूवमेंट. साइबरपंक जो जितने भी आप इनिशियली जो साइबरपंक्स बिटकॉइन को सपोर्ट करते थे, आज के टाइम में Monero को सपोर्ट करते हैं. तो मुझे लगता है कि इन एक तरफ आपके इंस्टीट्यूशंस और DCG खड़ा है विजुअलाइजेशन से, दूसरी तरफ क्रिप्टो पंक्स खड़े हैं या साइबर पंक्स खड़े हैं जिन्होंने बिटकॉइन बनाया था. तो आई ऑलवेज बेट ऑन साइबर पंक्स. तो वो है. और उसकी रेजिलियंस इससे भी जो होती है कि जब बाइनेंस डीलिस्टिंग हुई ड्यू टू ऑल रेगुलेटरी कंसर्न्स, तो तब भी वो 4x हो गया, ऑल टाइम हाई टच करके आया बाइनेंस डीलिस्टिंग के बाद. आज तक आप और मैं कितने कॉइन्स ही जानते हैं जो बाइनेंस डीलिस्टिंग के बाद इतना बढ़ पाए हैं. सही बात. तो दैट शोज द resilience. And then CZ has spoken good about Monero. Vitalik has spoken good about good old golden days. आजकल लोग नहीं बात करते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस पॉलिटिकल प्रेशर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. तो बट मेरे को लगता है कि पोटेंशियल है. एंड देन देयर इज अनदर बहुत छोटा कॉइन है, आई डोंट वांट टू शेल इट, बट आई एम जेन्युइनली अ फैन ऑफ देयर टेक्नोलॉजी. दैट्स FIRO, FIRO. वो 1000+ का कॉइन है. पहले वो Z कॉइन नाम से होता था, इट्स वेरी ओल्ड कॉइन, और फिर उन्होंने रीब्रांड किया FIRO. स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड टू बी ऑनेस्ट टू सर्वाइव, बट टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी गुड. तो मुझे एक FIRO भी प्राइवेसी में बहुत पसंद है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल कॉइन. नॉट अ रिकमेंडेशन, शुड बी लेस देन 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो. राइट. एनीथिंग दैट यू आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट द करंट साइकिल, कि कब तक 2026 में भी कब तक यू थिंक के बुल साइकिल कैन कम, लिक्विडिटी को अगर आप ट्रैक करते हो? सर देखिए, मेरे को लगता है कि यार अभी लिक्विडिटी रिलीज होनी शुरू हो गई है. बट जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. जापान में बढ़ रहा है, दैट्स ओके, बट आई गेस जापान पहले भी यूएस ने यूटिलाइज कर लिया था. यूएस लिक्विडिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और वहाँ पे रेट कट्स रेगुलर आ ही रहे हैं. एंड अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा दिसंबर में यूएस का. सो Q1 से लिक्विडिटी विल स्टार्ट फ्लोइंग इन. लोग अपने टैक्स रिटर्न्स करके एंड देन दे विल हैव सेपरेट मनी. एंड जनरली वो हमने साइकिल देखा ही है पहले भी कि पीपल स्टार्ट टू रोटेट कैपिटल. एंड सेकेंडली अभी जो जब भी लिक्विडिटी रिलीज होती है मार्केट में, पहले इट गोज टू द बिग प्लेयर्स. गोल्ड बढ़ता है, सिल्वर बढ़ता है, यूएस स्टॉक मार्केट बढ़ती है, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग. तो उस मामले में बढ़िया. तो आई थिंक बिटकॉइन इज़ राउंड द कॉर्नर. बट इस बार मुझे लगता है कि रादर देन एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी रैली से के बजाय एक हाई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हम एक सुपर साइकिल टाइप्स देखें. दैट इज़ कि मार्केट स्लोली बढ़ेंगी बट कंटिन्यूसली बढ़ती रहेंगी. तो हम एक बुल और बियर मार्केट की डेफिनेशन के बियॉन्ड मार्केट को देखेंगे अगले कुछ साल तक. वो भी मेरे को एक हाई पॉसिबिलिटी लगती है. तो सुपर साइकिल का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही पागलों की तरह मार्केट बढ़ेगी इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, बट एक लॉन्गर टाइम के लिए रन करेगी, बट थोड़ा डिसेंटली करेगी. और मेरे को लगता है विच इज़ गुड फॉर द मार्केट, क्योंकि मार्केट मैच्योर हो रही है. तो मैं एक वैसा सुपर साइकिल देखता हूँ. सीजी ने भी बोला स्टेज से. अच्छा, बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक ये बात. हाँ. ये रिसेंटली बात बोली थी. उसके बाद मार्केट पंप कर गई थी उसकी स्टेटमेंट के बाद. हाँ, मैं जेन्युइनली ये फील करता हूँ कि यार शायद हम लोग इस बार एक बुल और बियर मार्केट एक बहुत क्रेजी रन नहीं देखेंगे, बट एक स्लो एंड स्टेडी सुपर साइकिल देखेंगे. स्लो एंड व्हेन आई से सुपर साइकिल इज स्लो एंड स्टेडी, वो इम्पोर्टेंट है. राइट. ठीक है बंदल भाई, आई थिंक बहुत सारे चीज़ों पर डिस्कशन हुई. इथेरियम, बिटकॉइन, क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस नहीं कर ली यार. ठीक है, तो वंस अगेन दिस वाज अ फैसिनेटिंग डिस्कशन. जल्दी आया करो, थोड़ा रेगुलर मिलो. श्योर भाई, श्योर, रेगुलर मिलते हैं. मेरे को तो खुद बहुत मजा आता है आपसे बात करके. रिफ्रेशिंग से हो जाता है. काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आया आज भी. आई एम श्योर कि व्यूअर्स आपको भी पसंद आए होंगे. अगर पसंद आए तो एक बार प्लीज़ लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और कमेंट में आपको बताना है बंदुल भाई को वापस फिर कब लाना है. 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 6 महीने में, कमेंट करके बताइए. पसंद आए अगर बंदुल भाई तो प्लीज़. ठीक है ना. चलिए, थैंक यू. थैंक यू.